Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to discuss a very small topic. The name of the topic is assertion. If you already know what is assertion, even then it will help you to watch this video, because we will take a practical example of one of the very big company of India. The name of the company is Reliance Industries. We will check the financial statements of the company, and we will check how assertions are given and how we can check that assertions are right or properly given in the financial statements. So if you like our videos, please give a thumbs up to us and also subscribe our channel. Thank you so much. Okay, so if you can see my screen, the topic is assertion, and इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो डेफिनेशन बताता हूँ जो कि अपनी बुक्स के अंदर दी हुई है. तो असर्शन का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन देता है किस चीज़ का. तो सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो है कुछ इस तरह से. मैंने ऑलरेडी इसको सेव करके रखा है. Okay, so let me know when you can see. So here it is. Okay, so I'm going back to the main page of the financial statements and auditors. This is the annual report of the Reliance Industries for 2019-20. Okay, so हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सीधा चलते हैं इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ पे दिए हुए हैं उसके ऊपर. तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कुछ इस जगह पे. ये देखिए, so this is cash flow statement, this is statement of change in equity, this is P&L and this is balance sheet. तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे एसेट्स के अंदर ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, ठीक है. उसके बाद में ये जो आपको करेंट एसेट्स दिया हुआ है, ये सब क्या है, ये इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये सब असर्शंस हैं. तो जब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो ये सब हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लेते हैं, और जब ऑडिटर चेक करेगा तो वो ये सभी असर्शंस को चेक करेगा. तो तीन तरह के असर्शंस हम लोग देखने वाले हैं. तो तीन टाइप के असर्शन होते हैं. जो फर्स्ट होता है वो होता है ट्रांजैक्शन लेवल पे, जो सेकंड होता है वो होता है अकाउंट बैलेंस लेवल पे, और जो थर्ड होता है वो होता है डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन लेवल पे. ओके गाइस, कैसे होता है हम लोग आगे देखते हैं. तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ, वापस असर्शन की डेफिनेशन पे आता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे जो अपने को दिया हुआ है डेफिनेशन में, वो दिया है रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट. किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट. इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, जो इम्प्लाइड है, ओके. और एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो एक्सप्रेस्ड है, ओके. तो अभी देखो इससे क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे अगर रिलायंस कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है तो इससे क्या पता चलता है, इससे हम ये मान सकते हैं कि 31 मार्च 2020 को जो ये फिगर दिया गया है जो इन करोड्स है, ये फिगर जो है वो एक्चुअल फिगर है, ये हम लोग मान सकते हैं. और ये फिगर के अंदर कंपनी के सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टोटल यही है, राइट. उसके अलावा इस अमाउंट के बराबर की एसेट्स कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये भी हम मानते हैं. ये भी हम मानते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो एकदम कंप्लीट है, राइट. और ये भी मानते हैं कि जो एसेट्स का वैल्यू किया गया अकॉर्डिंग टू फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो क्या है, यही फिगर का दिया हुआ है, राइट. तो इस तरह से ऑडिटर क्या करेगा, असर्शंस को चेक करेगा. जो लोग आईपीसीसी में और फाइनल के अंदर है, मैं उनको ये बता देता हूँ कि जो हम लोग ओल्ड सिलेबस के अंदर जो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पढ़ते थे, वही क्या है, असर्शन है, ओके. तो ये ध्यान रखना. और असर्शन आपको अलग से सेपरेटली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बल्कि जो हमारा जो एक चैप्टर है
न्यू कोर्स के अंदर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ये काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करने वाले हैं, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं हम उनका क्या देखने वाले हैं, हम ये चेक करने वाले हैं कि उन पॉइंट्स को ऑडिटर कैसे चेक करेगा। ओके, सो वापस आते हैं हम लोग डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आप लोग एक चीज़ का जवाब देंगे मेरे को, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो कौन बनाता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मैनेजमेंट का। तो अगर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है तो हम मानते हैं कि जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैनेजमेंट ने दिया है वो एकदम सही दिया है, राइट। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्प्लाइड और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस्ड दी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, दैट आर एम्बॉडीड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी ये मानते हैं कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है। इतना ही पढ़ेंगे अभी अपन, ये चीज़ को अपन और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एसर्शन क्या होता है वो पता चल गया। एसर्शन होता है, ये जितने भी हमको पॉइंट्स दिए गए हैं ये क्या दिए गए हैं, एसर्शंस दिए गए हैं। ओके, अब एसर्शंस को पहले हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो वो 3 पार्ट कौन सा है, तो उसके पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ, ये भी ज़रूर देखना। ये वाला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है कि since financial statement cannot be held to be lie detector test to determine whether they are factual or not, other method must be used to establish the truth of financial statement। फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई लाई डिटेक्टर तो लगा हुआ नहीं होता है कि हम पता कर सकें कि फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स दिए गए हैं वो एकदम सही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो भी असर्शंस फिनेंशियल स्टेटमेंट में है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, चेक करना है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी भी असर्शन का मतलब प्रॉपरली समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ असर्शन। पहले असर्शन की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन लेवल असर्शन। ये क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक ट्रांजेक्शन किया, जैसे हम लोग सेल्स करते हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो P&L दिया हुआ है इसमें ये जो वैल्यू ऑफ सेल्स है, तो एक पर्सन जो कि स्टेक होल्डर है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है वो ये मान के चलेगा कि सारी की सारी सेल्स इस वैल्यू ऑफ सेल्स में कवर्ड है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो अगर मेरी सारी सेल्स इसके अंदर कवर्ड है तो मैं क्या मानूंगा, ये हो गए मेरे ट्रांजैक्शंस। तो जब भी मुझे एग्ज़ाम के अंदर या मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखना होगा कि मुझे सेल्स चेक करना है तो मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन लेवल के जो असर्शंस हैं वो चेक करूँगा। वहीं अगर मुझे अकाउंट बैलेंस का असर्शन चेक करना है तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एसेट्स का। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में मैं क्या चेक करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि इसका जो अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है वो एकदम प्रॉपरली दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इससे हम लोग क्या चेक करेंगे, हम अकाउंट बैलेंस के असर्शंस चेक करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है विच इज़ डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर क्या होता है, डिस्क्लोजर होता है ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन और अकाउंट बैलेंस से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स दिए गए हैं वो डिस्क्लोजर्स प्रॉपर तरीके से दिए गए हैं या नहीं दिए गए। तो अगर हम लोगों को एग्ज़ाम में कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाती है उसके केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाले असर्शंस चेक करेंगे। ओके, अब हम एक एक पॉइंट जो कि इन असर्शंस में दिया हुआ है उनको अप्लाई करके देखते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारे असर्शंस को चेक करने में फिट बैठता है या नहीं बैठता है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन लेवल का असर्शन चेक करते हैं। तो उसके लिए पहला पॉइंट है अकरेंस। अकरेंस में हम लोग क्या चेक करेंगे, अकरेंस में हम लोग ये चेक करेंगे कि एक सेकेंड, अकरेंस में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो
सेल्स है वो एक्चुअल में अकर होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा? तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हमको पता चल सकता है, उससे रिलेटेड सपोर्टिंग एविडेंस से पता चल सकता है कि सेल्स एक्चुअल में हुई थी या नहीं हुई थी। तो हम ये चेक करेंगे कि वो असर्शन जो है वो एक्चुअल में अकर हुआ हो। ओके, वो इवेंट एक्चुअल में होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लीटनेस, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि जो भी हम लोगों की सेल्स हुई है उसका कंप्लीट सेल्स, कंप्लीट सिनेरियो जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट किया गया हो। उसके बाद कट ऑफ में क्या देखेंगे? कट ऑफ एक अच्छा पॉइंट है। तो कट ऑफ में हम लोग क्या देखने वाले हैं? देखो, कट ऑफ में हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखना, और ये अच्छा पॉइंट है और ये लिख के आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट, कहाँ गया हमारा सेल्स? ये रहा हमारा सेल्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा सेल्स है ये कब का है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी इसका मतलब ये मानूँ मैं कि इसके अंदर 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक के ट्रांजैक्शंस कवर्ड है, राइट। तो ऑडिटर को ये चेक करना है कि इस डेट में होने वाली सेल्स को ही कवर किया गया हो, इससे पहले, यानी कि जो 18-19 वाला ईयर है और जो 2021 वाला ईयर है इसकी सेल्स को नहीं लिया गया होना चाहिए। तो ये चीज़ से क्या पता चलेगा कि कट ऑफ पीरियड, यानी कि जो कट ऑफ पीरियड जो है सिर्फ उसी के अंदर के ट्रांजैक्शंस को लिया गया हो। इसलिए हम P&L के अंदर लिख दें फॉर द पीरियड ऑफ 1920, फॉर द पीरियड ऑफ 2021। ओके, एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वो है अकरेंस। तो अकरेंस में हम लोग क्या देखेंगे? सॉरी, एक्यूरेसी। तो हम लोग इसके अंदर क्या देखेंगे कि प्रॉपर एक्यूरेटली सेल्स का फिगर जो है वो दिया गया होना चाहिए, एंड देन उसको पोस्टिंग की टाइम प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई किया गया हो। तो ये सब चीज़ें हम किसके अंदर चेक करेंगे? ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन में चेक करेंगे। अगला पॉइंट आता है अकाउंट बैलेंस असर्शन। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे? अकाउंट बैलेंस असर्शन कौन सा लिया था हम लोगों ने? जैसे हम लोगों ने लिया एसेट्स का एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को जो एसेट्स दी गई है उसके लिए हम लोग ये चेक करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे हम लोग? ये हमारा एसेट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है हम लोग वो चेक कर रहे हैं, न कि हम लोगों ने क्लोजिंग एसेट्स परचेज किया वो चेक कर रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट वापस से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर एसेट्स को परचेज करने के ऊपर चेक कर रहे हैं तो हम लोग ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन पे चेक करेंगे, फिर हम ट्रांजैक्शन के पॉइंट्स लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस देने वाले, यानी एग्जाम में अगर हमको क्लोजिंग बैलेंस के बारे में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अकाउंट बैलेंस के असर्शंस लिख के आएंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे असर्शंस का हम क्लोजिंग बैलेंस चेक कर रहे हैं तो हम लोग अकाउंट बैलेंस लेवल पर असर्शंस को चेक करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि वो एसेट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे वो एसेट्स किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन वो एसेट्स क्या होनी चाहिए? कंपनी के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो राइट्स को मैं पॉइंट लेता हूँ कि अगर कंपनी के अंदर वो एसेट्स अवेलेबल है तो उसके ऊपर हक किसका होना चाहिए? हक होना चाहिए उस कंपनी का खुद का, यानी कि वो एसेट्स जो है वो कंपनी के खुद की होनी चाहिए, उसकी ओनरशिप कंपनी के नाम से होनी चाहिए। और ऑब्लिगेशन क्या है? तो अगर मान लो ऑब्लिगेशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? लाइबिलिटी के लिए यूज़ किया गया है। तो अगर मान लो कंपनी ने किसी बैंक से बोरोइंग की है तो वहाँ पे कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तभी वो लाइबिलिटी को लाइबिलिटी माना जाएगा। ओके, देन कंप्लीटनेस। तो अगेन जो भी इंफॉर्मेशंस दी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर हम मानते हैं कि 100 एसेट्स अवेलेबल है और कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस का एसेट्स का टोटल फिगर बताया, यानी हम मानेंगे कि ये 100 एसेट्स का टोटल वैल्यू जो है एज पर फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो 100 करोड़ रुपीस का है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यूएशन। तो जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है एसेट्स की वो कितनी होनी चाहिए? जो बैलेंस शीट के अंदर उस असर्शन के सामने दी गई है। समझा आप लोगों को? तो ये पॉइंट्स ख़त्म होते हैं ट्रांजैक्शन लेवल असर्शन और अकाउंट बैलेंस असर्शन के सामने।
अभी डिस्क्लोजर लेवल पे असर्शंस की अगर हम बात करें तो वो भी क्या होने चाहिए, एक्यूरेटली डिस्क्लोज किया गया होना चाहिए और उसका वैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से किया हुआ होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट दी हुई होनी चाहिए, प्रॉपरली क्लासिफाइड होनी चाहिए और वो पर्टिकुलर डिस्क्लोजर जो है उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो अकर्ड होना चाहिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है इससे हम लोग समझ सकते हैं कि एसर्शन क्या होता है। तो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए सभी आइटम जो हैं वो एसर्शंस हैं। अब मैं फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि अगर हम लोग एसेट्स को खरीदने के लिए एसर्शंस को चेक कर रहे हैं, मतलब अगर हमारा ऑडिट उन असर्शन को, फॉर एग्जांपल एसेट्स को खरीदने के लिए हैं, तो हम लोग ट्रांजैक्शन लेवल एसर्शन चेक करेंगे। वहाँ पे हम लोग अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ और एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन को चेक करेंगे। जबकि अगर हम एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस को चेक कर रहे हैं तो हम एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन को चेक करेंगे। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं हमारी डेफिनेशन के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि मैनेजमेंट ने बनाया है, तो मैनेजमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेसिव हो, वो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिया गया है, उसको हम असर्शन कहेंगे। आगे, एज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो असर्शंस को ऑडिटर क्या करता है, ये चेक करता है कि किसी तरह का मिस स्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट में ना हो, तो उसके लिए ऑडिटर क्या करता है, असर्शंस को चेक करता है। तो ये हुआ असर्शंस जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसके अलावा और असर्शन का कोई मतलब नहीं है। ये हम लोगों ने रियल एक फिनेंशियल स्टेटमेंट रिलायंस का लेकर हमने उसके पॉइंट्स चेक किए कि एक्चुअल में असर्शन होता क्या है। ओके, सो इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे हिसाब से ये टर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अगर आप असर्शन के बारे में पढ़ते हो तो इसी लैंग्वेज में लिख के आना, दैट असर्शन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, दैट आर एम्बेडेड इन फिनेंशियल स्टेटमेंट एज यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसिडर डिफरेंट टाइप ऑफ पोटेंशियल मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ स्टे सेफ एंड टेक केयर। और इसके अलावा आपको अगर मुझसे किसी भी तरह का डिस्कशन करना है इस पॉइंट के ऊपर तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर के ऊपर। मेरा नंबर है 9530176657। एंड गाइज प्लीज़ if you like our videos, if you want more revisionary videos for CA IPCC, CA final and for class 11th and 12th, please subscribe our channel and share with your friends. Okay, happy learning, bye.